नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि इस वाकये में एक 4 साल की छोटी सी बच्ची विक्टिम है, पीड़ित है। और पीड़ित भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि उसकी हत्या की जा चुकी है। हत्या करने से पहले उसके साथ ज्यादती हुई, रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आखिर किसने किया है ये सब कुछ? इस बच्ची की हत्या किसने की? क्या वो लोग पकड़े गए या नहीं? आज पूरी बात मैं आपको इस वाकये में, इस पेशकश में तफसील से बताने वाला हूं। यह मामला है दिल्ली से सटे गाजियाबाद का। गाजियाबाद के टीला मोड़ पुलिस स्टेशन की हद में एक लोकेलिटी आती है जिसका नाम है डिफेंस कॉलोनी। इसी डिफेंस कॉलोनी के एक परिवार की 4 साल की छोटी सी बच्ची अचानक दिन दहाड़े अपने घर से गायब हो जाती है। यही सुबह के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। घर वालों ने यह नोटिस किया कि उनकी बच्ची जो है अब नज़र नहीं आ रही है, कहीं खो गई है। अब इतनी छोटी बच्ची अगर लापता हो जाए तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है आप समझ सकते हैं। माँ बाप बहुत परेशान हुए और उन्होंने फ़ौरन गाजियाबाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। चूंकि छोटी सी बच्ची की गुमशुदगी का मामला था तो ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि किडनैपिंग का केस था। ऐसे में गाजियाबाद की पुलिस ने इस मामले में किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। 11 मार्च की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11th ऑफ मार्च। सारा दिन निकल गया, बच्ची का कोई पता नहीं चला। अगले दिन यानी 12 मार्च को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजते बजते गाजियाबाद पुलिस को उसी टीला मोड़ पुलिस स्टेशन की हद में एक जंगल में एक बच्ची की लाश पड़ी होने की खबर मिली। जब पुलिस को यह जानकारी मिली तो पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाकर देखा कि एक 4 साल की छोटी सी बच्ची की लाश किसी ने बोरे में पैक करके जंगल में फेंक कर रखी है, मतलब फेंक दिया है। पुलिस ने फौरन उस डेड बॉडी को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस वाले भी पहली नज़र में लाश को देखकर भौंचक्के रह गए कि इतनी प्यारी, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन घटना तो हुई थी और पुलिस को अब गुनहगारों का पता लगाना था। पुलिस ने इस बच्ची के माँ बाप से बात करने का फैसला किया और पुलिस की एक टीम बच्ची के घर वालों तक पहुंची और उनको इस पूरे सीक्वेंस के बारे में, डेड बॉडी के बरामद होने के बारे में बताया। और बताने के साथ ही पुलिस ने उसके माँ बाप से पूछताछ करने की शुरुआत की। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं इस परिवार के बारे में, इस बच्ची के बारे में आपको थोड़ा और जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो परिवार है ये बेसिकली इनका मोबाइल बेचने का कारोबार है। एक छोटी मोटी दुकान इस घर के मालिक अजय भाटी चलाते हैं और अजय भाटी की दुकान वहीं गाजियाबाद में ही है, घर के पास। और पत्नी जो है बेसिकली एक हाउसवाइफ है। और ये जो 4 साल की छोटी सी बच्ची है, इसके अलावा इस परिवार के 2 बच्चे और भी हैं। यही तकरीबन समझ लीजिए कि 6 से 10 साल के बीच के उम्र के एक बेटा और एक बेटी। ये जो बच्ची है 4 साल की, ये इनकी अपनी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि इस बच्ची को उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से गोद लिया था। और महिला से गोद भी क्या लिया था, इस बच्ची की माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। ये भी अपने आप में एक बहुत दर्दनाक कहानी है। दरअसल बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, जो उसका असली पिता है, उसकी मौत हो चुकी है। और उसकी मौत हुई थी पिछले साल जनवरी महीने में। मतलब इन्होंने इस बच्ची को गोद लिया था 2022 में, 2021 जनवरी में उसके पिता की मौत हो गई थी बच्ची की। और उसके बाद जो बच्ची की माँ है वो अकेले इस बच्ची की परवरिश करती रही। लेकिन बाद में उस बच्ची की माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो महिला जो है अपनी इस छोटी सी बच्ची को छोड़कर अपने घर से कहीं गायब हो गई। इसके बाद जब ये बच्ची अकेली पड़ गई तो मोहल्ले में रहने वाले अजय भाटी और उसके परिवार ने यह तय किया कि बच्ची को वो गोद लेंगे और अपने बच्चों के साथ उसकी परवरिश करेंगे, पालेंगे। इस पर जो है ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रुचि जो है वो अजय भाटी की पत्नी का ही था। और अजय भाटी की पत्नी इस बच्ची को अपनी बेटी के तौर पर पालना चाहती थी और बहुत उससे प्यार भी करती थी, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, पड़ोस में रहती थी, खेलती थी। तो बच्ची को वो जानते भी थे, एक तरह का अटैचमेंट इस परिवार का उस बच्ची के साथ था।
तो खैर बच्ची को तो भाटी परिवार ने अपना लिया और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये भयानक वारदात हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब पुलिस जब वहाँ पूछताछ के लिए पहुंची तो पुलिस ने घर वालों से पूछा कि बच्ची आखिरी बार जो है वो आपके साथ कहाँ कब तक थी और वो बच्ची कैसे घर से निकली, आपको किसी पर शक है क्या? तो इसका जो जवाब उस परिवार ने दिया मैं उसके बारे में आपको बताऊं। उस रोज़ अजय भाटी घर पर ही मौजूद था, वो काम पर नहीं गया था, बल्कि उसकी बीवी और उनका जो बेटा है, छोटा सा बेटा, बीवी और बेटे को अजय ने अपने मोबाइल शॉप पर भेजा था कि तुम लोग जाकर आज दुकान का कामकाज संभालो और मैं घर पर हूँ, घर पर आराम करूँगा। और ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके अलावा जो अजय की एक दूसरी बेटी है वो भी घर में थी। इसके बाद घर वालों का ये कहना था कि बच्चे जो है वो सुबह ट्यूशन में गए थे, खासकर ये जो 4 साल की छोटी सी बच्ची है ये रोज़ ट्यूशन पे जाती थी। तो उस दिन भी वो बच्ची ट्यूशन पे निकली थी, लेकिन ट्यूशन के लिए निकली तो ज़रूर मगर वापस नहीं आई। ट्यूशन पर भी घर के पास में ही कहीं पढ़ने जाती है वो बच्ची। अब पुलिस ने जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है वहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो बच्ची अपने ट्यूशन टीचर के पास भी नहीं पहुँची थी। जबकि पुलिस ने अजय भाटी के बच्चों से जब पूछताछ की तो बच्चों ने इस बच्ची के ट्यूशन पर जाने के बारे में कोई जानकारी होने की बात से इनकार किया, लेकिन भाटी परिवार यानी अजय और उसकी पत्नी ये बता रहे थे कि बच्ची ट्यूशन पे गई थी और वहीं से बच्ची गायब हुई थी। पुलिस ने यह तय किया कि वो इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाएगी और आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। खासकर सुबह के वक्त जब वो बच्ची ट्यूशन के लिए निकली थी उस समय अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए जिससे पता चले कि बच्ची किस तरफ जा रही है, कितने बजे निकली है, तो पुलिस को इस मामले की तफ्तीश में मदद मिलेगी। इसी कोशिश में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की शुरुआत की तो पुलिस ने देखा कि सुबह के वक्त वो बच्ची घर से बाहर नहीं निकली और एक बार भी उसकी कोई तस्वीर ट्यूशन पे जाती हुई या किसी गली से गुजरती हुई या किसी के अगवा उसको कर लेने की कोई तस्वीर जो है गली में नहीं मिली, जबकि वहाँ कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस को ये बात हैरान कर रही थी कि अगर बच्ची घर से निकली ट्यूशन जाने के लिए तो बच्ची की कोई ना कोई तस्वीर तो उसके गली में या रास्ते में कैद होनी चाहिए थी, लेकिन वो तस्वीर नहीं दिख रही थी। ये बात पुलिस को थोड़ा उलझा रही थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को और आगे तक देखने का फैसला किया। यानी सुबह की ये घटना थी, पुलिस ने तय किया कि चलो रात तक या कम से कम 24 घंटे 48 घंटे का सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर करते हैं, शायद कोई क्लू कोई एविडेंस मिले। तो इस कोशिश में जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो 11 तारीख यानी 11 मार्च के सीसीटीवी फुटेज में तो बच्ची की कोई तस्वीर नहीं थी। 12 मार्च को पुलिस को एक अजीब सी चीज सीसीटीवी फुटेज में नजर आई। पुलिस ने देखा कि 11 और 12 मार्च की दरमियानी रात को अजय भाटी अपने एक जानकार के साथ या किसी और इंसान के साथ अपनी स्कूटी पर एक बोरी लेकर जा रहा है और तभी वक्त हो रहा था रात के यही कोई 3 बजे। अब अपने आप ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि रात को 3 बजे कोई घर से बोरी में कोई चीज़ लेकर जाए, कहाँ जा रहा है? जब वो लौट कर आए वो बोरी उनके पास नहीं थी। ये जो फुटेज था वो पुलिस के लिए एक आई ओपनिंग एविडेंस या क्लू जो भी कहें इस मामले का था। पुलिस को लगने लगा कि यार ये क्या मामला है, मतलब अजय भाटी जिसकी बेटी गायब हो गई है, जो इतना जाहिर है परेशान है, ढूंढ रहा है, वो रात को 3 बजे बोरी में स्कूटी में क्या लाद कर ले जा रहा है। अब पुलिस ने ये तय किया कि वो भाटी परिवार से इस बारे में और पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी। और पुलिस ने इसी कोशिश में जब फिर से उनके घर का विजिट किया, वहाँ पर पहुँचा, तो पुलिस ने यह तय किया कि वो मौके पर पहुंचकर जो है एक बेंजीडिन टेस्ट होता है, वो उस घर में बेंजीडिन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगी। अब बेंजीडिन टेस्ट बेसिकली एक केमिकल टेस्ट है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इस टेस्ट को करने का मकसद यही होता है कि अगर किसी भी जगह पर जो भी सस्पेक्टेड एरिया है वहाँ पर अगर कोई खून का धब्बा, कोई ब्लड स्टेन हो जिसे वाइप आउट कर दिया गया हो, पोंछ दिया गया हो या धो दिया गया हो, तो भी ये जो केमिकल है उस केमिकल को उन जगहों पर छिड़कने से या गिराने से उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर वहाँ पर कोई ब्लड का रेमनेंट्स या खून के कुछ पुराने धब्बे या उसका कोई बचा हुआ अंश वहाँ रह जाए धोने और पोंछने के बाद भी, तो फिर इस केमिकल के डलते ही वहाँ ब्लू कलर दिखने लगता है। तो पुलिस ने यह तय किया कि चूंकि पुलिस के शक की सुई जो है अब इस परिवार के ऊपर घूम रही थी, तो पुलिस ने तय किया कि वो मकान के अंदर ही बेंजीडिन टेस्ट कंडक्ट करेगी। और पुलिस ने जब बेंजीडिन टेस्ट वहाँ कंडक्ट किया तो पुलिस
जो है वो चौंक गई ये देखकर कि वाकई उस मकान में कई जगह खून के छींटे थे और वो खून के छींटे इस केमिकल टेस्ट से जो है वो प्रूव हो रहे थे, दिख रहे थे। अब पुलिस ने देर नहीं की, पुलिस ने फौरन अजय भाटी को कन्फ्रंट किया और पूछा कि भाई यहाँ पर खून के धब्बे हैं, ये क्या मामला है, किसका खून है। तो अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा कि उसने कोई झूठी कहानी बनाई और ये कहा कि ये धब्बे तो काफ़ी पुराने हैं और बच्चे की गुमशुदगी से इसका क्या मामला हो सकता है। लेकिन जिस तरह का उसका फेशियल एक्सप्रेशन था, जैसे उसके हाव भाव थे, पुलिस को लगने लगा कि अजय ज़रूर कुछ छिपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस ने अजय से पूछा कि अच्छा ये बताओ, 11 और 12 तारीख की रात को, लेट नाइट को तकरीबन 3 बजे तुम स्कूटी में बोरी पर क्या लेकर जा रहे थे। जब अजय ने ये सवाल सुना तो उसकी तो घिग्गी बन गई। वो न तो कुछ बोल पा रहा था और न कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा था। पुलिस अब ये कंफर्म हो गई कि अजय जो है इस मामले में ज़रूर शामिल है और ज़रूर वो कोई सच, कोई ऐसी भयानक जानकारी छिपा रहा है। पुलिस ने फ़ौरन अजय को हिरासत में लिया और साथ ही उससे पूछा कि वो बंदा कौन था जो तुम्हारे साथ स्कूटी में था। उस आदमी की पहचान अजय के एक दोस्त के तौर पर हुई। उस दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ा और इन दोनों को पकड़कर थाने लेकर आई। थाने लेकर आने के बाद पुलिस जो है वो अपने पर आ गई। अपने पर आ गई मतलब आप समझ सकते हैं, पुलिस ने सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, यानी सख्ती से पूछताछ की। और जब सख्ती से पूछताछ की तो अजय ने अपनी ही गोद ली हुई 4 साल की बेटी की हत्या करने और उसके साथ बलात्कार करने की घृणित वारदात को कबूल कर लिया। उसने माना कि उसी ने अपनी बेटी की हत्या की थी और हत्या करके उसकी लाश देर रात जंगल में ले जाकर फेंक दी। जो पूरा सीक्वेंस अजय ने पुलिस को बताया वो कुछ ऐसा है कि वारदात वाले दिन यानी शनिवार 11 मार्च के रोज़ उसने अपनी बीवी और बेटे को अपने मोबाइल शॉप पर भेज दिया था, ये कहते हुए कि आज दुकान का कामकाज तुम लोग जाकर संभालो, मैं घर पे आराम करूंगा। और घर में उसके पास 2 बच्चियां थी, एक उसकी जो खुद की सगी बेटी थी वो, और दूसरी 4 साल की वो छोटी सी बच्ची जिसे उन्होंने गोद ले रखा था। फिर अजय ने अपनी बेटी को, सगी बेटी को 50 रुपए दिए और कहा कि तुम मोहल्ले के दुकान से जाकर अपने लिए कुछ गुडीज़ खरीद लो। बच्चे अक्सर जाते हैं चिप्स वगैरह खरीदने के लिए, कोई खिलौना खरीदने के लिए। तो बच्ची बहुत खुश हो गई जो अजय की बेटी थी और वो 50 रुपए लेकर घर से बाहर निकल गई। अब अजय की बुरी निगाह जो है इस मासूम पर थी, 4 साल की छोटी सी गुड़िया पर। अजय ने उस बच्ची को पकड़ा और उसके साथ ज्यादती करने की शुरुआत कर दी। आप सोचिए उस छोटी सी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी। वो बच्ची रोने लगी और उसने कहा कि अगर अंकल आप मेरे साथ ऐसा करोगे। वो बच्ची अंकल बोलती थी क्योंकि अजय ने भी उसे अपने घर में रखा तो था अपनी बीवी के जिद पर। वो बच्ची की परवरिश तो हाँ हो रही थी ज़रूर, लेकिन अजय ने उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं और कभी उसे उस तरह से उसने प्यार भी नहीं किया जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी या बच्चों के साथ करता है। तो इसीलिए बच्चे भी समझदार होते हैं। बच्चे ने भी कभी अजय को पापा नहीं कहा, हमेशा वो अजय को अंकल ही कहा करती थी। तो जब ये पिशाच अंकल अपनी 4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ जब ज्यादती करने लगा तो इस छोटी सी बच्ची ने अंकल से कहा कि अंकल ऐसा मत कीजिए, रोने लगी। और उसके बाद उसने ये भी कहा लास्ट में कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं सारी बातें जो है वो मम्मी को बता दूंगी। अब अजय को लगा कि उसकी पोल खुल सकती है। वो घबरा गया और उसने इस बच्ची पर हमला करने की शुरुआत कर दी। उसने बच्ची के नाजुक चेहरे पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए। नाक और मुंह से खून आने लगा। बच्ची की हालत बहुत बिगड़ गई और इसी हाल में इस दरिंदे ने उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया। और रेप करने के बाद ये राज न खुले इसलिए वो बच्ची को मारता भी रहा, उसको फिजिकली बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता रहा और आखिरकार सांस रोककर उस बच्ची की हत्या कर दी। अपने घर वालों के सामने ये राज न खुल जाए इसलिए उसने फौरन जो भी खून के धब्बे थे उन्हें साफ किया, एक बोरी में बच्ची की लाश को भरा और भरने के बाद उस लाश को फौरन पैक करके उनका जो पूजा घर था उस पूजा घर के अंदर रख दिया। यानी वो जगह जहाँ भगवान की मूर्तियाँ लगी होती है, जहाँ बैठकर इंसान पूजा पाठ करता है, ऐसे पवित्र जगह पर उसने इतनी घृणित हरकत करने के बाद बच्ची की लाश को बोरी में बंद करके छुपा दिया और बाहर से पूजा घर में ताला भी लगा दिया। इसके बाद जब उसकी बीवी घर आई, जब उसके दोनों बच्चे घर आए, फिर उन्होंने 4 साल की बच्ची को ढूंढा। अजय भी ढूंढने का नाटक करने लगा और ढूंढने का नाटक करते करते ये पुलिस के पास भी पहुंच गए और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। रात को जब सारे लोग सो गए
तब अजय ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, कॉल किया और उसका वो दोस्त अजय की मदद के लिए आया और स्कूटी पे उस बच्ची की लाश को पूजा घर से उन्होंने चुपके से रात के 3 बजे निकाला और फिर अपने घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ले जाकर एक जंगल में उसकी लाश फेंक दी। इसके बाद अजय वापस आ गया घर और चुपचाप सो गया। किसी को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पहले ही वो अलबत्ता रिपोर्ट एक रोज़ पहले दर्ज करा चुके थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और जांच करते करते जिस रात को तो डेड बॉडी इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी, अगले दिन सुबह पुलिस के हाथ वो डेड बॉडी लग गई और उसके बाद कैसे कैसे तफ्तीश आगे बढ़ी वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये वाकया, ये कहानी अपने आप में बहुत दुखद और बहुत दर्दनाक है, जिसका खुलासा गाज़ियाबाद पुलिस ने किया और पुलिस ने इन दोनों दरिंदों को, एक जो रेपिस्ट सौतेला बाप था उसको और एक जो इस नरपिशाच टाइप के आदमी का दोस्त था जिसने छोटी सी बच्ची की लाश को निपटाने में उसकी मदद की, उसको दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस घटना को सुनकर पूरे गाज़ियाबाद में हर लोग बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अब जब तफ्तीश आगे बढ़ी है तो और भी कई बातें सामने आई है। ये पता चला है कि जब से ये बच्ची घर में आई थी तब से अजय जो है इस बात को लेकर अक्सर बहुत नाराज़ रहा करता था, बहुत खुंदक में रहा करता था उस बच्ची के ऊपर कि बच्ची के आने से उसके परिवार के खर्चे बढ़ गए हैं। जाहिर है अगर कोई एक नया मेंबर परिवार में जुड़ता है तो थोड़े बहुत खर्चे तो बढ़ते हैं, लेकिन खर्चा बढ़ जाना क्या इतना भयानक, इतनी बड़ी बात होती है कि कोई आदमी इतनी छोटी सी बच्ची के साथ रंजिश रखने लगे। लेकिन ये अजय भाटी नाम का जो आदमी था, इसकी सोच ऐसी ही थी। वो इस बच्ची को टॉर्चर किया करता था, घर में ही ज़्यादा मारता पीटता था, दुत्कारता था और उसकी बीवी अक्सर उसे रोकती भी थी। लेकिन पता नहीं ये किस जहनियत का, किस मानसिकता का इंसान था कि वो इस छोटी बच्ची को मारता पीटता तो था ही, और एक दिन मौका पाकर उसने छोटी बच्ची को अपनी बुरी आदतों या बुरी नीयत का शिकार बनाने की कोशिश की और उसकी हत्या कर दी। तो ये थी पूरी कहानी जो अपने आप में बहुत दुखद है। और लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस की दाद देनी होगी, जिन्होंने वेरी नेक्स्ट डे डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया और डेड बॉडी रिकवर करने के साथ साथ पुलिस ने समझदारी दिखाई, सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किए, बेंजीडिन टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किया। बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में इन्वेस्टिगेशन गाज़ियाबाद पुलिस ने किया और पुलिस ने इस मामले को बहुत सक्सेसफुली क्रैक कर लिया। तो इसके लिए गाज़ियाबाद पुलिस की दाद देनी होगी। ये एक ऐसी घटना थी जिसे पुलिस चाहती भी तो प्रिवेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर के अंदर जो बच्ची के पालक हैं, जो माता पिता हैं, अगर वही बच्ची के साथ ऐसी हरकत करेंगे तो फिर पुलिस कैसे किसी बच्ची की सुरक्षा कर पाएगी, खासकर इस तरह के केसेस में। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि कातिल पिता ने और घर के बाकी लोगों ने तब जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी जब तक कि इस बच्ची की हत्या की जा चुकी थी। तो पुलिस लाख कोशिश कर लेती, इस घटना को प्रिवेंट नहीं कर सकती थी। लेकिन प्रिवेंशन छोड़िए, डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ गाज़ियाबाद पुलिस को मेरे ख्याल से 10 में से पूरे 10 नंबर मिलते हैं। आइए अब कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस स्टोरी पर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक टूटे हुए नंबर प्लेट को गेस करके नवी मुंबई की पुलिस ने एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया था। उस कहानी पर आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, मैं कुछ कमेंट अभी पढ़ता हूँ। राबिया अहमद जी हैं, ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं और ये बताती है कि सर आई एम नॉट एबल टू वॉच योर वीडियोज़ डेली रूटीन, बट whenever I get time I watch your videos and Sham sir's video, very aware and both of you explain very well from Delhi। चलिए थैंक यू वेरी मच। इनका कहना है कि रेगुलर तो नहीं देख पाती, लेकिन जब भी कभी देखती हैं तो इनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और वो इसके लिए हमें थैंक यू कह रही हैं। तो मेरी ओर से भी मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बिंदिया भट्ट भाटिया जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत है आपका। और उन्होंने जो हमारा ये एफ़र्ट है उसकी उन्होंने दाद दी है। विजेंद्र सिंह जी रेगुलर कमेंट करते हैं, विजेंद्र सिंह जी मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा प्रवीण जी का भी कमेंट आया है। मामूनी बोरगोहा जी रेगुलर कमेंट करती हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवीन दत्त जी गुजरात से हैं, इन्होंने कमेंट तो किया ही है, जय हिंद सर। इसके अलावा इन्होंने नवरात्रि की शुभेच्छा भी दी है। तो मेरी ओर से भी सिर्फ नवीन दत्त जी आपको नहीं बल्कि तमाम क्राइम तक के दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मुस्लिमों का जो पवित्र रमज़ान का महीना है वो भी आने वाला है। मेरे ख्याल से 24 से रमज़ान की शुरुआत हो जाएगी। तो सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्राइम तक की ओर से, मेरी ओर से
अग्रिम शुभकामनाएं माह रमज़ान की। और बाकी मनीष कुमार मांडवी जी का भी कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से देखते हैं, कमेंट करते हैं। रहमान ब्लॉग के नाम से एक आईडी है, ये बेसिकली इनका कहना है कि आजकल तो सूरत में रहते हैं लेकिन कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ये कहते हैं कि सूरत की कोई स्टोरी मुझे सुनानी चाहिए। आयशा खट्टर जी का भी कमेंट आया है, आयशा अख्तर, आई एम सॉरी, इन्होंने लिखा है हेलो सर, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे किसान भाई हैं जो ये लिख रहे हैं कि खेत में काम करते करते आपकी स्टोरी सुनता हूँ, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। बहुत धन्यवाद दोस्त आपके इस कमेंट के लिए, इस राय के लिए, लेकिन आपका नाम जो है वो इस यूज़र आईडी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत धन्यवाद आपका। योगेश धरने जी का भी कमेंट आया है, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, ननू राय जी, अंजू निर्मला जी का भी कमेंट आया है। जीके प्लस ने एक छोटी सी कविता लिखकर भेजी है, वो कविता चलिए आप लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि ये तो एक क्रिएटिविटी है जो किसी बहाने से भी लोगों तक पहुँचे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा है, कागज़ की नाव नहीं है, मिट्टी वाला गांव नहीं है, भावनाओं के समंदर में भावों का भराव नहीं है। क्या बात है। जीवन से लगाव बहुत है, जीवन से लगाव बहुत है, बचपन से लगाव नहीं है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घरों में आंगन की वो छांव नहीं है। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मुझे तो ये पंक्तियाँ, ये लाइंस बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मुझे आप लोगों को आज छोड़ देना चाहिए और फिर मैं हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज जो घटना मैंने आप सबको सुनाई उस पर आपकी जो भी सोच है, जो भी राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।